हाय एवरीवन, फ्री फायर ज्ञान वे टू सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अबाउट द लिविंग वर्ल्ड इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज लिविंग। अंडर व्हाट इज लिविंग हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, बायो एंड लॉजी। यहाँ पे बायो का मतलब होता है लिविंग एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि बायोलॉजी जो है बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइड है। एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी जो है वो है स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। नीड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वो ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल, father of botany Theophrastus, father of zoology Aristotle, and father of modern botany is Linnaeus। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बुक में हमें फर्स्ट पेज पे गिवन है अर्नस्ट मेयर के बारे में, जो कि एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो शो करते हैं कुछ यूनिक और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्पेशल। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो सम यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हेल्प की वजह से हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, सो इस पॉइंट में हमें बस यही बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ यूनिक और अलग मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जिससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग, वो सबसे पहले कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हम यहाँ पर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये जो फैक्टर्स होते हैं ये वैसे फैक्टर्स होते हैं जो हम अपने एक्सटर्नल बॉडी में महसूस करते हैं या एक्सटर्नली किसी पर्सन को देख के बता सकते हैं कि वो पर्सन लिविंग है या नॉन लिविंग है। बट कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी टेक प्लेस करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सेकंड है सेल्फ रेप्लिकेशन एंड थर्ड है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंटरैक्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट के साथ और इवॉल्व कर सके एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन या कोई भी एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग वो खुद को इवॉल्व कर सके एनवायरनमेंट में। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम एनवायरनमेंट को महसूस करते हैं हम उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिएक्ट भी करते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन करते हैं या कोई भी रिएक्ट करते हैं। आगे हमें ये बताया गया है कि व्हाट इज लिविंग। ओके, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज लिविंग।
अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछेगा व्हाट इज लिविंग, तो हमारा बेसिक आंसर बचपन से अब तक का क्या होता है कि हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम यही बताते हैं ना सबसे पहले कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो भी किस बेसिस पे कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, दूसरा वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग है। ये चीज हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ी है, और आज हम इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये लिविंग का मतलब होता क्या है। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने बचपन से अब तक जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सो ग्रोथ का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है या उसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये जो है ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं। ट्विन कैरेक्टर्स मतलब ग्रोथ जो है दो कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला इंक्रीज इन मास मतलब किसी भी चीज का मास का बढ़ना, और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल के नंबर्स बढ़ना। मतलब एक इंडिविजुअल था, फिर दो हो गया, फिर दो से चार हो गए, फिर चार से आठ हो गए, इस तरीके से। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं विद द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब जैसे कि हमें पता ही है, कोई भी एक सिंगल सेल है, वो डिवाइड करेगी, फिर दो सेल बनाएगी, फिर वो और डिवाइड करेगी, फिर वो चार सेल बनाएगी, इस तरीके से। ओके, सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से ग्रोथ करते हैं कि उनके अंदर सेल की डिविजन्स होती है, और जो भी सेल की डिविजन्स होती है ना, वो लाइफ स्पैन के लिए होती है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। थ्रू आउट द लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि जब तक वो इंसान या जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, थ्रू आउट देयर लाइफ वो सेल डिविजन्स होती रहेंगी और उनके अंदर ग्रोथ होगी। ठीक है, अब जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है ना एक सर्टेन एज तक देखी जाती है। सर्टेन एज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग अभी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो न्यूबॉर्न होते हैं, उसके बाद जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो हम टीनेज बनते हैं। टीनेज के बाद जब हम और होते हैं बड़े, तो ओल्ड एज में आते हैं। ठीक है, तो हमें ये एक्सटर्नली जो देखने को मिलता है, हम न्यू बॉर्न बेबी से ओल्ड तक जो भी हमारे सर्टेन एजेस के अंदर हमारे अंदर ग्रोथ होती है। बट इसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो हमारे, ये तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई। अब कुछ ऐसी इंटरनल ग्रोथ्स होती है, मतलब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनसाइड द बॉडी भी ग्रोथ हो रही होती है। सेल डिवाइड करते हैं, पुराने और जो खराब हो चुकी होती है सेल्स, डैमेज सेल्स जो होती है, उनको रिप्लेस करते हैं। सो सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स एंड द डैमेज सेल्स। ओके, तो मतलब कि और ये टाइप की जो रिप्रोडक्शन, ये टाइप का जो भी हमारा ग्रोथ है ना, वो हमारे अंदर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, मतलब सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, बट क्योंकि वो हम इतने स्मॉल होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इन विट्रो कल्चर में उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं और उनके नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं। यहाँ पर टू टाइप के कल्चर होते हैं, एक होता है इन विवो कल्चर और दूसरा होता है इन विट्रो कल्चर। ओके, अब इन विट्रो कल्चर और इन विवो कल्चर क्या होता है? इन विवो कल्चर मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी जो भी काम हो रहा है या जो भी चीजें टेक प्लेस हो रही है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, चाहे वो रिएक्शंस हो, वो इन विवो होगा। और इन विट्रो क्या होता है? बहुत सारी ऐसी ग्रोथ है, जैसे कि और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जो कि हम अपने आउटसाइड द बॉडी, मतलब हम अपने एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। उस टाइप की जो भी चीजें हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं एक्सटर्नली। कहाँ पे? लैब्स में। हम अपने केमिस्ट्री लैब्स में भी देखते होंगे, हम बहुत सारे वेरियस ऑफ रिएक्शंस वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है हमारा इन विट्रो कल्चर। ओके गाइस, सो
अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें बोला गया है मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है, मतलब जो ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं म्यूचुअली, मतलब कि उनकी ग्रोथ और उनकी रिप्रोडक्शन जो है ना वो म्यूचुअली चलता रहता है, मतलब एक साथ चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, वो ये कि जो हमारा ग्रोथ होता है ना वो दो टाइप का होता है। ग्रोथ कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि हम नाम से पता कर सकते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब इन मतलब इनसाइड द बॉडी। ओके, ऐसी ग्रोथ जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्स मतलब एग्जिट मतलब एक्सटर्नल बॉडी में हो रही है। ऐसी ग्रोथ जो कि हमारी एक्सटर्नल बॉडी में हो रही है, और एक्सटर्नल बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन अ सरफेस, मतलब जब बहुत सारी चीज एक जगह एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती रहती है, और वहां पर भी जो ग्रोथ देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब मैं आपको दोनों ही ग्रोथ के एक एक एग्जांपल्स बताती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। इंट्रिंसिक ग्रोथ का हमने अभी मतलब पढ़ा था कि हमारे अंदर सेल डिविजन होती है, दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कहा गया है कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, और ये ग्रोथ जो होती है वो होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ओके, सो जैसे कि हम मान लेते हैं कि आज मैंने अपने घर के बाहर एक जगह पर कूड़ा इकट्ठा किया, कूड़ा फेंका। मैं कल गई दोबारा, मैंने फिर दोबारा से उसी सेम प्लेस पे कूड़ा फेंका। देन मैं दोबारा गई, ऐसे ऐसे करते करते 5-10 दिन के अंदर अगर मैं वहां देखूंगी तो वहां पे कूड़े का ढेर लग जाएगा। ओके, और वो जो कूड़े का ढेर लगेगा वो भी एक तरीके से ग्रोथ ही तो हो रही है। क्यों? पहले एक बहुत छोटा सा कुछ था, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, और वो बड़ा 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 होते होते बहुत ज्यादा बड़ा एक स्ट्रक्चर ले लिया उसने, ठीक है। तो वो हो गई एक्सटर्नल ग्रोथ हुई हमारी। एक्सटर्नल मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हुई। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड द बॉडी होती है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किन में होती है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है सिर्फ इस बेसिस पे कि ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ तो लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी। सो हमें ये बताया गया है कि जो ग्रोथ है उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे वी कैन नॉट डिफाइन दैट द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। आई होप आपको ये टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब कि किसी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे न्यू इंडिविजुअल का बनना जो कि सिमिलर हो अपने पहले वाले इंडिविजुअल से, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल, ओके। या फिर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to their young ones। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, प्रोडक्शन of progeny possessing features similar to those of their parents।
ओके। सो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब बहुत छोटी क्लासेस से, तो हमें ये तो पता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी टाइप का फ्यूजन ऑफ गैमीट हमें नहीं देखने को मिलता। ठीक है, मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखिए। यहाँ पर हम पहला एग्जांपल गिवन है लोअर ऑर्गेनिजम्स का, मतलब जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला है यीस्ट, दूसरा है हाइड्रा। अब इन्हें क्या बोला गया है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल टाइप की होती है, और थ्रू बर्डिंग के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैमीट। ठीक है। और जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो क्या बनता है, बनता है हमारा बर्ड। मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये हमारा हाइड्रा है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। यहाँ पे इसका एक छोटू सा बर्ड है, मतलब अभी ये बर्ड पूरा ग्रो नहीं हुआ है, बस हल्का सा निकला है ये। और यहाँ पे इसके टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है। टेंटिकल्स का क्या काम होता है ये मैं आपको आगे के चैप्टर्स में बताऊंगी। ये है टेंटिकल्स। ठीक है। और ये है हमारा छोटा सा न्यू बर्ड। अब ये न्यू बर्ड जो है ना, वो अपने पेरेंट बर्ड के साथ ही रहेगा पहले तो, और वो थोड़ा सा और ग्रो कर जाएगा। ठीक है। ये और ग्रो करने के बाद अब ये इतना ग्रो कर जाता है कि ये अब जो है ना इससे डिटैच हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म कर लेता है। ठीक है। एक न्यू हाइड्रा यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो इस टाइप से होती है बर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि सिंगल सेल से बने हैं, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड अमीबा। ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं बाय फिजन टू प्रोड्यूस बाय फिजन टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब कि जो पेरेंट होता है ना, वो डिवाइड करता है, मतलब उनमें डिवीजन होती है और फॉर्मेशन होती है टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स की। मतलब कि इनमें जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है। आपने देख रखा होगा अमीबा कुछ इस टाइप का दिखता है, मतलब अमीबा कोई रेगुलर शेप नहीं है, वो इरेगुलर शेप का है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है। अब ये जो अमीबा है ये डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड, और क्या फॉर्म करेगा, टू डॉटर सेल्स, मतलब कि अपने ही जैसी दो और सेल्स को फॉर्म करेगा। ठीक है। अब ये सेल्स आगे बड़ी होंगी और प्रॉपर एक अमीबा बन जाएंगी, और ये सेल भी ऐसे ही प्रॉपर एक बड़ी अमीबा बन जाएगी। देन अगेन इसके अंदर कैसे ही सेम फ्यूजन होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये फिर से न्यू सेल्स बनाएंगी जो कि डॉटर सेल्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया अमीबा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे जो है और बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक होती है इनटू टू और मोर पार्ट, मतलब फ्रेगमेंट्स में, और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। और ये कॉमनली कहाँ देखा जाता है, फिलामेंटस एल्गी, फंगस एंड ब्रायोफाइट्स में। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा क्या होता है, स्पायरोगायरा जो होता है वो है फिलामेंटस एल्गी। ओके। ये कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ऐसा कुछ फिलामेंट होता है इसमें। ठीक है। और ये ऐसे, अब इसका जो फिलामेंट है ना, वो यहाँ से ब्रेक हो गया, मान लो बीच में से। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके डिवाइड हो गया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे दो फिलामेंट्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, दो फिलामेंट्स।
इस टाइप से, और एक और ये बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर जो फिलामेंट्स है ना, ये अब दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे और बड़ी बड़ी दो न्यू फिलामेंट्स बना लेंगे, बिल्कुल अपने पुराने पेरेंट बॉडी की तरह। तो ये हो गया स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है फिलामेंटस एल्गी के अंदर, ठीक है। अब आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है? प्लेनेरिया जो होता है वो एक टाइप का फ्लैट वर्म होता है, ठीक है। ये क्या करता है? इसकी एबिलिटी होती है टू जनरेट थ्रू इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, मतलब अपनी किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट से, मतलब किसी भी एक सिंगल बॉडी पार्ट से वो एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर लेता है। कैसे? ये ऐसा प्लेनेरिया कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, ऐसा। अब अगर आप मान लो हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दे, एक यहाँ से हेड इसका डिवाइड कर दिया, एक मिडल पार्ट और इसका लोअर पार्ट। सो जो इसका हेड है वो यहाँ है, इसका मिडल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका लोअर पार्ट है, और ये जो है ये पूरा पूरा रिप्रोड्यूस कर जाएगा। कैसे? ये पूरा पूरा ट्रू रिजनरेशन हो जाएगी इसके अंदर, और कुछ ये इस टाइप से पार्ट्स बना लेगा, मतलब कि अपने पेरेंट बॉडी की तरह बन जाएगा, ठीक है। यह है प्लेनेरिया। ये भी समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब हम हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स में सच एज की प्लांट्स, एनिमल्स जो कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि इस रिप्रोडक्शन में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी अपोजिट सेक्सेस के, और इनमें जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है। अब मैं आप ये मान लीजिए एक मेल है, ठीक है, इनका गैमीट हो गया एन, एन मतलब हैप्लॉइड है, ठीक है। ये फ्यूज कर रहे हैं फीमेल के गैमीट के साथ, ये हो गई एक फीमेल जिसका गैमीट है एन, और जो जाइगोट बनेगा आफ्टर फ्यूजन वो बनेगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2n। ओके, तो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा सेम काइंड का। सो हमने ये सब देखा। अब हमने ना हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब कि स्टेराइल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनफर्टाइल होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। बट भले ही वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर रहे हों, बट वो शो करते हैं ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए कि ग्रोथ हो गया, उनके अंदर ग्रोथ होती है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो रही है सारी की सारी, वो कॉन्शियस भी हैं अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने एनवायरनमेंट के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, मतलब कि ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है और कॉन्शियस भी हैं, बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नॉन लिविंग है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो हमारे पास बीज होती है ना, वो टोटली थ्री टाइप की बीज देखी जाती है, ठीक है। एक तो होती है हमारी वर्कर बी जो कि फीमेल होती है, वर्कर बीज जो कि फीमेल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है क्वीन, और जो क्वीन होती है वो भी फीमेल होती है, ठीक है। और एक होता है ड्रॉन, ड्रॉन जो होती है वो मेल होती है। यहाँ पे सिर्फ वर्कर बी ऐसी बी है, वर्कर बी ही एक ऐसी बी है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करती। बट अगर क्वीन और ड्रॉन्स को देखा जाए तो ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं एग्स जो कि फर्टाइल होते हैं। कैसे एग्स फॉर्म करते हैं? फर्टाइल एग्स, ठीक है। तो ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब कि ऑल द रिएक्शंस, मतलब जितनी भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? इनसाइड द बॉडी। दिस इज इम्पोर्टेंट कि इनसाइड द बॉडी जो भी रिएक्शंस हो रही है। सो सम टोटल ऑफ
all the reactions which are taking place inside the body of an individual. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब केमिकल्स से बने हैं, और वो केमिकल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज। वो बिलोंग करते हैं वेरियस क्लासेस, साइजेस एंड फंक्शंस, मतलब सबका अपना अपना अलग फंक्शंस है। ठीक है, फिर ये बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होते हैं बाय ब्रेक डाउन विद सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। इनका बहुत सारे वेरियस ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स जो हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस मतलब बहुत सारे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसके अलावा ब्रीदिंग ले लीजिए आप, ये भी एक टाइप का रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे भी होते रहते हैं, बल्कि बहुत सारे रिएक्शंस जो कि बस हमारे लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर वो रिएक्शंस ना हो, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, अगर कि ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे? एग्जैक्टली तो मेंटेन करते हैं ये हमारी लिविंग स्टेट को। सो जितने भी रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस करते हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ दोबारा पढ़ लेते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring inside the body of a living organism. ओके, हम इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, चाहे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या फिर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर फंगी, प्लांट या एनिमल हो जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, और सबकी मेटाबॉलिज्म अलग अलग होती है एज अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब एना से याद कर लीजिए, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एना, मतलब एडिशन ऑफ small molecules to form a large molecule. For example, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स, मतलब कि प्रोटीन जो होता है ना वो क्या होता है, बहुत सारे बेसिक बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स की बहुत सारी ऐसी चेन मान लीजिए, अमीनो एसिड, फिर यहाँ से अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, और ये क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब कट, मान लीजिए एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको हमने कट कर दिया और उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटा से याद कर लीजिए कट, एंड एना से याद कर लीजिए ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर एडिशन। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है शुगर broken down into molecules of water and carbon dioxide and liberate energy in form of ATP। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन है जो कि हम ऑब्वियसली बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बट हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। C6H12O6, ठीक है, ये जो है वो रिएक्ट करता है 6 टाइम्स ऑफ O2 के साथ, एंड फॉर्मेशन किसकी होती है? 6 टाइम ऑफ CO2 प्लस 6 टाइम ऑफ H2O along with ATP, और ATP क्या है यहाँ पे? एनर्जी। ठीक है, ये भी आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो नहीं करते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड टेक प्लेस करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलता। बट अब आप कहेंगे मैम हम तो लैबोरेटरीज में भी परफॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शंस, तो वो भी तो एक टाइप का मेटाबॉलिज्म है। करेक्ट, हम करते हैं, लेबोरेटरीज में बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट
वो कहाँ हो रहे हैं? आउटसाइड द बॉडी। और मैंने आपको क्या कहा था? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ रिएक्शंस जो कि कहाँ होते हैं? इनसाइड द बॉडी। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट कि मेटाबॉलिज्म के जितने भी रिएक्शंस है वो इनसाइड द बॉडी होते हैं। और इन विट्रो का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नली। ठीक है, सो ये हो गया। तो अब बोला गया है कि जो रिएक्शंस है ना अकरिंग आउटसाइड द बॉडी इज नॉट लिविंग, मतलब जो भी रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी हो रहे हैं वो लिविंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी नहीं हो रहे, बट उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? लिविंग रिएक्शंस। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिक एंड दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस से हम क्या समझते हैं? कॉन्शियस, किसी भी चीज के लिए हम कितना कॉन्शियस हैं, मतलब हम कितना उस चीज को सेंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना उस चीज को हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। सो टेक्निकली देखा जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैसे? कि all the living organism are able to detect the changes in their surrounding, मतलब वो हमारी सराउंडिंग में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं ना तो हम उसे बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए विंटर्स के टाइम पे ठंड ज्यादा हो जाती है, ठंड ज्यादा होती है तो हम सेंस कर पाते हैं कि हमें ठंड फील होने लगती है। ओके, समर के टाइम में हम बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, हमें प्रोफेशनली स्वेटिंग होती है, मतलब कि हम वो भी सेंस कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं कि एनवायरनमेंट में अब चेंज हो रहा है, अब सर्दी थी, सर्दी से अब गर्मी आने लग गई। ठीक है, सो ये हो गया। और हम इसके खिलाफ पता है क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि विंटर्स में हम लोग स्वेटर्स पहन लेते हैं, अपने आप को प्रॉपर कवर करके रखते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। और समर के टाइम पे हमें खुली हवा चाहिए, हमें फ्रेश एयर चाहिए, हम चाहते हैं कि कोल्ड एयर्स हो ताकि हमें गर्मी ना फील हो। तो हम इन सब के लिए रिस्पॉन्ड क्या करते हैं? हम विंटर्स के टाइम पे जैसे हमने अपने आप को कवर किया और समर के टाइम्स पे हम खुली हवा में चले गए, खुले एनवायरनमेंट में चले गए, सो हम इसके खिलाफ इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्शियसनेस को देखें तो कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी। कॉन्शियसनेस इज नोन एज सेंसिटिविटी, डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू गिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट्स अकॉर्डिंगली। ओके, ये हमने अभी पढ़ा कि किसी भी चीज को हम हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे चेंजेस को डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जिस टाइप का एनवायरनमेंट होता है उस टाइप का रिस्पॉन्स करते हैं। सो कोई भी चेंज जो कि डिटेक्ट किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। किसी भी चीज को डिटेक्ट करना इज स्टिमुलस। ठीक है, और वो स्टिमुलस पता है फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजिकल स्टडी। जो बायोलॉजिकल स्टडी है उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब छोटी से बड़ी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, कि किस टाइप से हम हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा एटम। एटम मान लीजिए कोई भी एटम क्या होता है? एटम जो होता है वो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। किस चीज का? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज एटम। ठीक है, मान लीजिए एटम हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। फिर मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, मान लीजिए डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन्स मिलके बना रहे हैं O2, दैट इज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल का मान लीजिए कि एग्जांपल हो गया आपके पास फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में क्या है? बेसिकली लिपिड चेन है जिसके अंदर क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। देन ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स जो होता है वो सब सेलुलर
मतलब सब सेल से भी छोटा है, ठीक है। सब सेलुलर है स्ट्रक्चर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि परफॉर्म करता है एक या एक से ज्यादा काम, ठीक है। वन और मोर जॉब परफॉर्म करता है या एक से ज्यादा काम करता है, ठीक है। फिर आते हैं सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? सेल जो होता है वो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि लिव कर सकता है ऑन इट्स ओन, खुद से जिंदा रह सकता है, वो होता है सेल, ठीक है। उसके बाद आती है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का ग्रुप। किसका? सेल्स का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑर्गन्स। अब ऑर्गन मान लीजिए लंग हो गया, ऑर्गन है, ठीक है, एक सिंगल। फिर ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मान लीजिए पूरा क्या क्या चीज, रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। देन आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मान लीजिए पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो क्या होता है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो क्या होता है? लायन, ठीक है। ये कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने। इसके बाद हम लेते हैं पॉपुलेशन। क्या होता है पॉपुलेशन? मतलब प्राइड ऑफ लायन मान लीजिए, मतलब पूरे लायन का एक झुंड हो गया या एक पूरी गैदरिंग हो गई, दैट इज प्राइड ऑफ लायन। देन आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में मान लीजिए लायंस प्लस जेब्रा, मतलब लायंस और जेब्रा दोनों को हम कम्युनिटी मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो जाता है? लायन, जेब्रा और वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लायन, जेब्रा एंड एनवायरनमेंट, ये हो जाएगा आपका इकोसिस्टम, ओके। फिर आता है हमारा लैंडस्केप। क्या होता है लैंडस्केप? आप मान लीजिए कोई भी स्मॉल पैच, मतलब छोटा सा एरिया, स्मॉल पैच ऑफ फील्ड, ठीक है। मान लीजिए इसका एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चरल फील्ड, जहाँ पे हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड मान लीजिए इसका एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारा हो गया लैंडस्केप। उसके बाद बायोम। क्या होता है? बायोम जो होता है वो होता है, मान लीजिए कि रेन फॉरेस्ट हो गए, उसके बाद डेजर्ट हो गया, उसके बाद हमारे ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या आ जाते हैं? बायोम्स में, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या हो गया? बायोस्फीयर या हमारा इकोस्फीयर क्या हो गया? लाइफ ऑन अर्थ। क्या हो जाएगा? लाइफ ऑन अर्थ। या आप हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पार्ट हमारे अर्थ सरफेस का, हमारे अर्थ सरफेस का और एनवायरनमेंट का, या मतलब एटमॉस्फेयर का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों ही, दोनों के दोनों जिंदा रह सकते हैं, मतलब लाइव रह सकते हैं, मतलब कि पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव, ये हो जाएगा हमारा इकोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो जैसे कि बैक्टीरिया, या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी, वो भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, कि मतलब उनके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे सेंस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, शोइंग सम मूवमेंट, showing some movement और बिहेवियरल चेंजेस, ओके। और इसे क्या कहते हैं? स्टिमुली, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स चाहे हम ले लें, ये भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू या फिर मूवमेंट्स के थ्रू। मूवमेंट्स के थ्रू कैसे करते हैं कि मान लीजिए रशिया से साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वहां ज्यादा ठंड पड़ने पर वो माइग्रेट करती हैं टुवर्ड्स, यहाँ पे है साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं टुवर्ड्स राजस्थान, क्योंकि वो वहां पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं सह सकती। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं ना, ये हमारे ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और यूकैरियोट्स जो है हमारे न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ओके, तो ये है कि यूकैरियोट्स जो हैं वो न्यू टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोट्स जो है ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर आर्की कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, आर्की बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज जो है इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, और इसके एग्जांपल्स हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगाई एक्सेट्रा। ओके, तो ये था। देन बोला गया है कि कोई भी प्लांट जैसे कि सोयाबीन हो गया या रेडिश हो गया, या फिर कोई एनिमल जैसे कि शिप, गॉट या हॉर्स जो है वो ब्रीड या रिप्रोड्यूस करते हैं एट स्पेसिफिक सीजन, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो विंटर में करे या समर में करे या ऑटम में करे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन अब जो भी मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस या ब्रीड कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। और जो इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ना वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द डे। जो भी लेंथ ऑफ द डे में चेंजेस आ रहे हैं जिसे कि हम फोटो पीरियड कहते हैं, मतलब कि चेंज विद लेंथ ऑफ डे, वो होता है फोटो पीरियड। ओके, देयरफॉर दे मेट और रिप्रोड्यूस, ये जो है मेटिंग या रिप्रोडक्शन करते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन ओनली, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, चाहे वो ऑटम हो। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो उनके पास भी वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब कॉन्शियस होते हैं टुवर्ड्स देयर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट और अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। Beside human being is the only organism who is aware of himself। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग, और दे कैन रिलेट देयर माइंड टू चेंजिंग चेंजेस टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड। बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं बिकॉज इनके अंदर थॉट्स, फीलिंग्स होती है, और ये लोग ना बहुत जल्दी भी एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं और टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर पाते हैं किसी भी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आपके हाथ पे कट लग जाता है तो आप क्या करते हो, आप तुरंत उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक लगा लेते हो, तो आप कितने ज्यादा अवेयर हो अपने एनवायरनमेंट और अपने आप को लेके, सेल्फ अवेयरनेस है आपके अंदर। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है। सो सेंसिटिविटी या अवेयरनेस जो है वो रिगार्डेड की जाती है, मतलब सेंसिटिविटी या फिर अवेयरनेस को हम कह सकते हैं कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बिकॉज जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या थिंग्स हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है कि वो अपने सराउंडिंग को महसूस कर सकें, सेंस कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, हाउ है वो पेशेंट्स लाइन इन कॉमा, मान लीजिए कोई भी एक पेशेंट है कॉमा में, कॉमा में जो होते हैं वो ना तो लिविंग होते हैं और ना ही वो नॉन लिविंग होते हैं, मतलब ना तो वो लिविंग होते हैं ना ही वो डेड होते हैं। ठीक है, सो जो भी पेशेंट्स कॉमा में होते हैं वो वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं थ्रू द मशीन्स, एंड उनका जो हार्ट और लंग्स है वो रिप्लेस होता है थ्रू द मशीन्स। बट स्टिल क्या होते हैं कि वो लोग जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, भले ही मशीन्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करे बट रिस्पॉन्ड तो करते हैं। और किसके थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी उनके अंदर मेडिकेशंस दी जाती है ना उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं, दस दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। Therefore, the living organism can be said to be self-replicating, evolving an interactive system capable to responding the external stimuli। मतलब जो भी डिफेंड कर, मतलब जो भी उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं ना वो उस पर
उसको सेंस कर पाते हैं और उसके टुवर्ड्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं, तो दैट इज वो बहुत ज्यादा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज जो है are not present in constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. अब similar properties of cellular organelles जो हैं वो not present in molecular constituent but organelles जो है वो arise होते हैं as a result of interaction of among molecular components। मतलब कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि जो cells होते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो atoms होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं एटम्स, एटम्स से बनते हैं फिर मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से बनते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल से बनते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल से बनते हैं सेल्स, सेल्स से बनते हैं आपके टिश्यू, टिश्यू से आपका बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से आपका बनता है पॉपुलेशन, देन उसके बाद आपको बनती है कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बताने की कोशिश की है। अब जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, सब लिंक्ड हैं टू वन एंड अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। मतलब कि चाहे ऑर्गेनिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कुछ जेनेटिक मटेरियल। मतलब देखिए कि आप एक पुराना ऑर्गेनिज्म है, ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, आप जो है उसी से ही तो इवॉल्व होके बने हैं, फिर आपसे भी इवॉल्व होके कोई बनेगा। मतलब ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। हम क्या शेयर करते हैं? हम जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं बट डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज पे। मतलब पहले इसकी डिग्री कुछ और थी, फिर हमारे अंदर जब वो आया उसकी डिग्री चेंज हो गई, इवॉल्व हुई है, फिर हमसे आगे जो हमारे फ्यूचर जनरेशन में जो भी इवॉल्व होंगे हमसे, या तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल की डिग्री होगी वो भी वेरी करेगी। ठीक है। सो ये था हमारा कॉन्शियसनेस का पार्ट, जो कि अब यहाँ पे खत्म हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो अच्छे से कि व्हाट इज लिविंग। हमने यहाँ पे पढ़ा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बारे में। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमने बेसिकली यहाँ पे यही पढ़ा है। तो इसमें से हमें बोला गया है कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है और कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो इतना हमने आज के वीडियो में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ आ गए हो अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आने वाले इस चैप्टर के आने वाले पार्ट्स भी आपको समझ आ पाए, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आए और आप इस चैनल के थ्रू और भी सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स को इजीली समझ पाएं और पढ़ पाएं। थैंक यू।